हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो दक्षिण भारत का राजवंश पढ़ रहे थे उसी का सेकंड भाग कर रहे हैं दोस्त। कल हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे और पूरे तरीका से जो दक्षिण भारत का राजवंश है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश का उत्पत्ति। अगर राजपूत वंश का उत्पत्ति पढ़ लेते हैं दोस्त तो हम लोग का पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उससे आगे के वीडियो में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे दोस्त। हम लोग का जो प्राचीन इतिहास था जब राजपूत वंश पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा दोस्त। और कल हम लोग और कुछ कुछ जो साम्राज्य छूट गया है दक्षिण भारत का उसको पढ़ेंगे तो पूरा दक्षिण भारत का साम्राज्य खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई या दोस्त मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्रम वाइज लाइन वाइज एकदम समझने में आसानी हो। और जो भी वीडियो कम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सारे वीडियो को एक साथ लाइन बाय लाइन देखिएगा दोस्तों, तब आपको कनेक्ट करके समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए दोस्त, लेट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग को तथ्य भी पढ़ना है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगाना है। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्त? तो आज का टॉपिक है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश भी तीन टाइप का था। तीन टाइप का कहने का मतलब तीन अलग अलग जगह पे था। तो जहां जहां पे तीनों साम्राज्य था उसी के नाम पे हम लोग चालुक्य वंश को बांट दिए हैं। जो चालुक्य बदामी या वतापी के क्षेत्र में था उसको बदामी का चालुक्य वंश बोल दिए। जो चालुक्य कल्याणी के क्षेत्र में थे उसको कल्याणी के चालुक्य वंश कह दिए। जो चालुक्य वेंगी के क्षेत्र में थे उसको हम लोग वेंगी के चालुक्य वंश कह दिए। वतापी के चालुक्य वंश का समय अवधि कब से कब तक है? तो 550 से 750 तक। कल्याणी के चालुक्य वंश का कब से कब तक है? तो 950 से लेके 1150 तक। और वेंगी के चालुक्य वंश का समय अवधि कब से कब तक है? तो 600 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो ये तीन चालुक्य वंश हुए जो अलग अलग जगह पे हैं। एक बदामी में है, एक वो कल्याणी में है और तीसरा कहाँ है? वेंगी में। बदामी का चालुक्य वंश को ही वतापी का चालुक्य वंश बोला जाता है, क्योंकि शुरुआत में बदामी इनका राजधानी था। बाद में जब वतापी का स्थापना हुआ तो वतापी को राजधानी बदल के कर दिए, इसलिए दोनों नाम से जानते हैं, बदामी का चालुक्य वंश या वतापी का चालुक्य वंश का। ये दोनों एक ही राजवंश है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? तो वतापी या बदामी के चालुक्य वंश। तो अगर वतापी या बदामी के चालुक्य वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? जय सिंह। ये राजधानी शुरुआत में कहाँ बनाए थे? बदामी में। बाद में इसको चेंज करके वतापी कर दिया गया दोस्त, याद रखिएगा। जो वतापी है वर्तमान के कहाँ है? बगालकोट कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? बगालकोट कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगर इसके प्रमुख शासक की बात करें तो कौन कौन है? पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा दोस्त, कौन कौन है? पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा। जो पुलकेशिन प्रथम है इसको हम लोग इस वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं और ये अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। कृतिवर्मन प्रथम जो है यही वतापी का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था दोस्त? वतापी का। पहले बदामी था राजधानी, बाद में राजधानी क्या बना दिया गया? वतापी। इसलिए इसको वतापी या बदामी का चालुक्य वंश कहते हैं। ये जब कोंकण जीतता है, कोंकण क्या है दोस्त? जब आप लोग पढ़िएगा किसके बारे में, तो जो हम लोग का तट क्षेत्र के बारे में, तो आप लोग को ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि कोंकण तट है। तो जब कोंकण क्षेत्र को जीतता है कौन? कोंकण क्षेत्र को कौन जीतता है? कृतिवर्मन प्रथम। तो जब कोंकण क्षेत्र को जीता तो इसका अधिकार गोवा में भी हो गया था। कौन सा क्षेत्र में हो गया था? गोवा या रेवती द्वीप पर अधिकार हो गया था। कहाँ पे हो गया था दोस्तों? रेवती द्वीप पर। कौन जीता कोंकण को? तो कृतिवर्मन प्रथम, याद रखिएगा दोस्तों। एक जो कल हम लोग पढ़े थे मामलापुरम, मामलापुरम उस समय का प्रसिद्ध किस साम्राज्य का समुद्र पतन था? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। अगर हम लोग आगे जो प्रमुख शासक है वो कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, जो 609 से 642 तक शासन किया। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था दोस्तों। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका एक राजकवि था रवि कृति, जो कौन सा अभिलेख लिखा था? एहोल अभिलेख। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का, चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो संस्कृत में रवि कृति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति बोलिए या एहोल अभिलेख से मिला। एहोल अभिलेख कहाँ है लिखा हुआ है? कर्नाटक में। अगर हम लोग बात करें कि जो एहोल प्रशस्ति था उसका भाषा क्या था? संस्कृत।
किस लिपि में लिखा गया था? तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और रवि कीर्ति जो है, जो इसका राजकवि है, इसका तुलना कालिदास और भारवी, कालिदास और भारवी से किया जाता है। तो आप लोग कालिदास और भारवी का एक एक पुस्तक जरूर कमेंट में कीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप लोगों को कितना याद है ये आप लोग जरूर एक बार कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए आगे क्या है कि नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये भी एहोल प्रशस्ति से ही पता चलता है दोस्त। इसका उपाधि क्या क्या है? सत्याश्रय, परमेश्वर और दक्षिण पथेश्वर। क्या क्या उपाधि है दोस्त? सत्याश्रय, परमेश्वर व दक्षिणा पथेश्वर। ये सब सब किसका उपाधि है? पुलकेशिन द्वितीय का। याद रखिएगा दोस्त, ये कौन कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था, वाजपेयी यज्ञ किया था, बहु सुवर्ण यज्ञ किया था और अग्निष्टोम यज्ञ किया था। अग्निष्टोम यज्ञ, ये 4 टाइप का यज्ञ किया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। और ये सबसे प्रतापी राजा था, ये भी याद रखना है। किस वंश का? चालुक्य वंश का। और इसी के समय ईरान के शाह खुसरो दो के दरबार में, मतलब देखिए हर बार हम लोग क्या देखते हैं कि किसी ना किसी के साम्राज्य के समय पे या तो शासन के समय पे विदेशी दूत भारत आता है। लेकिन इसके बारे में ये साक्ष्य पता चलता है कि जो शाह खुसरो द्वितीय है उसके दरबार में अपना राजदूत भेजता है। और इसी के समय ह्वेनसांग भारत आया था। हम लोग को ये पढ़ने के लिए मिल रहा है कि ह्वेनसांग इसके समय में भी आया था, इसके समय पे भी आया था, अलग अलग बहुत सारे राजाओं के समय पे आया। तो ऐसा ऐसा क्या कि वो बार बार आया था? नहीं, एक ही बार आया था दोस्तों। लेकिन जब वो आया था भारत, तो भारत में अलग अलग जगह पे जब वो आया था तो अलग अलग कोई शासन किया था। तो जब भारत का भ्रमण कर रहा था तो उस समय उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं, मतलब राजा का राज करते हुए मिला उसको, और वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। तो उसी के यात्रा वृत्तांत से ये पता चलता है कि वो किसके राज दरबार में गया था यात्रा करते हुए। तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के समय में भी कौन आया था? ह्वेनसांग। याद रखिएगा दोस्तों। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसको 642 एडी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिसके बारे में हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं दोस्त। ये नरसिंह वर्मन पल्लव का सबसे शक्तिशाली राजा में से एक था। ये किसको हरा देता है? पुलकेशिन द्वितीय को। किसको हरा देता है? पुलकेशिन द्वितीय को दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो बादामी का चालुक्य वंश खत्म हुआ। और हम लोग यहाँ पे अब क्या देखेंगे? वातापी का चालुक्य वंश। क्या देखेंगे दोस्तों? वातापी का चालुक्य वंश, माफ कीजिएगा, वातापी के चालुक्य वंश को ही बादामी का चालुक्य वंश कहा जाता है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे कल्याणी का चालुक्य वंश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्याणी का चालुक्य वंश। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेंगी का चालुक्य वंश। यहाँ पे वातापी लिखा गया है दोस्त, माफ करिएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कल्याणी का चालुक्य वंश। किसका चालुक्य वंश हो जाएगा दोस्त? कल्याणी का। इसके संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय। इसके संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय। यह स्थापना कब की है? तो 900 मतलब इसका शासन काल कब से कब तक रहा तैलप द्वितीय का? तो 973 से लेकर 997 ईस्वी तक। और जो तैलप द्वितीय है, यह राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय को हटा के, यानी कि उसको पराजित करने के बाद गद्दी पे बैठा था, अपना साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन? तैलप द्वितीय। किसको हराने के बाद? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय किस साम्राज्य से संबंध रखता है? तो राष्ट्रकूट वंश। किससे संबंध है दोस्त? राष्ट्रकूट वंश से कर्क द्वितीय का संबंध है, याद रखिएगा। और इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो मेरुतंग एक महान विद्वान हुआ, उसी का पुस्तक प्रबंध चिंतामणि से, उसी का पुस्तक प्रबंध चिंतामणि से हम लोग को इसका जानकारी मिलता है कि कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय हराकर राजा बना था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ के प्रमुख शासक का बात करें तो जयसिंह द्वितीय। कौन है? जयसिंह द्वितीय। यही कल्याणी नगर को बसाए थे। यही क्या किए थे? कल्याणी नगर को बसाए थे। और अगले प्रमुख शासक है सोमेश्वर प्रथम। इनका राजधानी था शुरुआत में कल्याणी। शुरुआत में क्या था दोस्त? माफ कीजिएगा, मान्यखेत। अब मान्यखेत से ये बदल के क्या कर दिए? कल्याणी। जब तैलप द्वितीय था उस समय पे राजधानी था मान्यखेत, लेकिन जब जयसिंह यहाँ के कल्याणी को बसा देता है, उसके बाद जब कौन राजा बनेगा? सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम मान्यखेत से राजधानी बदल के किसको बना दिया? कल्याणी को। याद रखिएगा दोस्तों। और इसी के समय दो युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए, या तो दो राजा इसके ऊपर हमला करते हैं। एक राजा का नाम है कोपम और दूसरा राजा का नाम है कुडल संगम। कुडल संगम। ये दो राजा
एक का नाम है कोपम और दूसरा का नाम है कुडल संगम। जब सोमेश्वर प्रथम के ऊपर हमला करते हैं तो ये हार जाता है और अपने हारने के दुख में तुंगभद्रा नदी में जाके आत्महत्या कर लेता है। तुंगभद्रा नदी में क्या कर लेता है दोस्त? आत्महत्या। तो जरूर याद रखिएगा कि कल्याणी का जो चालुक्य वंश था, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का कौन सा राजा तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लिया था? तो सोमेश्वर प्रथम। कौन किया था दोस्तों? सोमेश्वर प्रथम, याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे इसका और भी महान शासक के बारे में बात करें तो विक्रमादित्य चतुर्थ इसके महानतम शासक में से एक था। और ये अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय, देखिए यहाँ पे हम लोग सोमेश्वर प्रथम बोले, सोमेश्वर प्रथम का ही बेटा है सोमेश्वर द्वितीय। तो सोमेश्वर द्वितीय को हटा के कौन राजा बनता है? विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ, याद रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग इसका उपाधि का बात करें तो उपाधि कौन कौन सा लिया है? त्रिभुवन मल। कौन सा उपाधि लिया था? त्रिभुवन मल। इसी के समय इसका जो राजकवि विल्हन था, ये विक्रमांक देवचरित और चोर पंचाशिका, विक्रमांक देवचरित और चोर पंचाशिका पुस्तक का रचना किया था। कौन? राजकवि बिल्हन। एक कलहन अलग है दोस्त, कलहन रजत रंग ने लिखा था। हेलो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कॉल आ गया था बीच में। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं क्या है। कि मैंने अभी बताया कि कलहन एक अलग है और बिल्हन अलग है। बिल्हन ये दक्षिण भारत के राजवंश जो कल्याणी का चालुक्य वंश है उसका राजकवि था बिल्हन। और जो कलहन है ये रजत रंग ने लिखा था, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे कौन था? विज्ञानेश्वर, जो एक विद्वान हुआ, जो क्या लिखा था? मित्ताक्षर। क्या लिखा था? मित्ताक्षर, जो हिंदू विधि ग्रंथ है, हिंदू विधि ग्रंथ है, याद रखिएगा दोस्तों। और 1076 में जब ये राजा बनता है विक्रमादित्य षष्ठ, तो ये चालुक्य विक्रम संवत चलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये नर्मदा नदी के तट पे देखिए कौन सा है? तुला पुरुषदान यज्ञ किया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे वेंगी का चालुक्य वंश दोस्त। और ये इस चालुक्यों का ये अंतिम वंश है। जैसे हम लोग वातापी या बादामी का चालुक्य वंश पढ़े, और यहाँ पे क्या पढ़े दोस्त? कल्याणी का चालुक्य वंश, और अभी क्या पढ़ रहे हैं? वेंगी का चालुक्य वंश। तीनों चालुक्य वंश हम लोग यहाँ पे समाप्त हो जाएगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या कि जो वेंगी का चालुक्य वंश है उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो आंध्र प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी के बीच था, याद रखिएगा। वेंगी जो राज्य है ये कहाँ पे फैला हुआ था? आंध्र प्रदेश से लेके कृष्ण नदी के बीच में फैला हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और वेंगी का जो चालुक्य शासक दानवर्ण है। कौन है? दानवर्ण का हत्या कुरनूल का राजा जटाचोढ़ भीम ने कर दिया। कौन कर दिया था दोस्त? कुरनूल का राजा जटाजोट भीम। देखिए दोस्त थोड़ा सा नाम अटपटा है पर याद रखिएगा, जटाचोट भीम किसको हरा दिया? तो दानवर्णा। किसको हराया दोस्त? दानावर्णा, माफ कीजिएगा, दानावर्ण को हराया। तो जो दानावर्ण का पुत्र था कौन कौन? शक्तिवर्मन और विमलादित्य। शक्तिवर्मन और विमलादित्य ये लोग चोल राजा राजा प्रथम के शरण में चल जाते हैं। जब जटाचोड़ भीम इसके पिताजी दानावर्ण को हरा देता है, मार देता है, तो ये इसके जो दोनों बेटे थे कौन कौन? शक्तिवर्मन और विमलादित्य, ये दोनों किसके पास चले जाते हैं? राजा चोल प्रथम के शरण में। तो उसके बाद जो राजा चोल प्रथम जो था ये शक्तिवर्मन को अगला राजा बनाता है। किसको राजा बनाता है दोस्त? शक्तिवर्मन। और इस शक्तिवर्मन के बाद जो विमलादित्य है इसका पुत्र राजा द्वितीय राजा बनता है, जिसका विवाह चोल राजा राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? चोल राजा राजेंद्र प्रथम का पुत्री अमंगा देवी से होता है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो राजा द्वितीय का पुत्र हुआ, आगे कौन हुआ? राजा द्वितीय का जो पुत्र हुआ राजेंद्र चतुर्थ। ये राजेंद्र चतुर्थ क्या करता है? वेंगी के चालुक्य वंश को चोल साम्राज्य में मिला देता है। किस में मिला देता है दोस्तों? चोल साम्राज्य में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वेंगी का चालुक्य वंश भी समाप्त हुआ दोस्त। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कौन कौन सा वंश अभी खत्म किया है? अभी हम लोग खत्म किए कि बादामी का चालुक्य वंश, फिर किसको खत्म किए? वातापी का चालुक्य वंश, फिर किसको खत्म किए? वेंगी के चालुक्य वंश। तो आज ही हम लोग खत्म करेंगे दोस्त राष्ट्रकूट वंश को भी। फिर उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश
और जो अन्य वंश जो मैंने लिखाया था शुरुआत में, यादव वंश हो गए, गंग वंश हो गए, उनके बारे में भी हम लोग कल पढ़ लेंगे दोस्त। और कल पूरा तरीका से दक्षिण भारत का वंश खत्म हो जाएगा। तो चलिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। कौन है दोस्त? दंतीदुर्ग। इनका राजधानी शुरुआत में क्या था? मान्यखेत कर्नाटक। कहाँ था राजधानी? मान्यखेत कर्नाटक। और चालुक्य राजा ये जो कौन है? दंतीदुर्ग। ये कृतिवर्मन को हरवाते हैं। और प्रारंभ में दंतीदुर्ग चालुक्य ही सामंत थे, लेकिन चालुक्य राजा कृतिवर्मन को हराने के बाद ये खुद स्वतंत्र रूप से राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करते हैं दोस्त, याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंतीदुर्ग किसको हराने के बाद किए? तो चालुक्य राजा कृतिवर्मन को। चालुक्य राजा कृतिवर्मन को हराने के बाद राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन की है? दंतीदुर्ग। याद रखिएगा दोस्त। इनका उपाधि क्या क्या है? पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर और परम भट्टारक। परम भट्टारक, याद रखिएगा दोस्त, ये 3 इनका उपाधि है। और इसके बाद अगला महान शासक है कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम। ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो 16वीं गुफा है। जो कौन सा दोस्त? 16वीं गुफा। और ये एक चट्टान से बना विशाल मंदिर है। तो एक चट्टान से बना विशाल मंदिर को क्या बोलते हैं? एकास्म। क्या कहते हैं दोस्त? एकास्म मंदिर। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो कैसा मंदिर है? तो एकाश मंदिर। एकाश मंदिर कहने का मतलब एक ही बड़ा चट्टान को काट के जो मंदिर बनाया जाता था उसको एकाश मंदिर कहते थे दोस्तों। मैंने आप लोगों को कल ही मंदिर निर्माण शैली को भी पढ़ाया है। तो जो भी दोस्त फिर से नहीं देखे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूर पुराने वीडियो को देखिएगा। आप लोग को कनेक्ट करके पढ़ने में, कनेक्ट करके जब पढ़िएगा तो आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि जो कृष्ण प्रथम, इनका उपाधि क्या क्या है? छत प्रजाबद्ध। छत प्रजाबद्ध, शुभ तुंग, और फिर क्या है? अकाल वर्ष। क्या है दोस्त? अकाल वर्ष। ये सब किसका उपाधि है? तो कृष्ण प्रथम का, याद रखिएगा। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक कर लिया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेंगी और मध्य प्रदेश। तो ये बहुत बड़े एरिया पे अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिए थे दोस्त। एक तरीका से दक्षिणापथ कहलाने का जो अधिकार रखते थे वो कृष्ण प्रथम रखते थे, क्योंकि लगभग पूरे दक्षिण भारत के, लगभग पूरे दक्षिण भारत के सभी राज्यों पे अपना विस्तार कर लिए थे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके महत्वपूर्ण शासकों ने ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम प्रतिहारों व पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा में ये तो हिस्सा बने। त्रिकोणीय जो युद्ध था इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊंगा दोस्त। बस अभी ये याद रखिए कि राष्ट्रकूट के तरफ से त्रिकोणीय युद्ध में कौन भाग लेता है? तो ध्रुव प्रथम। कौन भाग लेता है? ध्रुव प्रथम। और ये अपना राज्य चिन्ह किसको किसको बनाया था? तो गंगा और यमुना नदी को। किसको बनाया था? गंगा और यमुना नदी को। इसका उपाधि क्या है? निरुपमा। ये लड़की के नाम के जैसा लग रहा है दोस्त, पर याद रखिएगा कि इसका उपाधि क्या था? निरुपमा। निरुपमा का अर्थ क्या है? अद्वितीय। निरुपमा का अर्थ क्या है दोस्त? अद्वितीय, याद रखिएगा। अगले जो हम लोग का प्रमुख शासक और इस वंश के सबसे महानतम शासक कह दीजिए, वो कौन थे? गोविंद प्रथम। कौन थे दोस्त? गोविंद प्रथम। और ये क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं या तो सबसे महान शासक है? कैसे पता चलता है? क्योंकि ये प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय को भी पराजित किए। पल्लव, पांड्य और केरल व गंग वंश, इन सबको शासक को ये हराए थे दोस्त। तो देखिए किसको किसको हराए? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को, पल्लव वंश के शासक को, पांड्य वंश के शासक को, केरल वंश मतलब केरल का जो भी वहाँ पे वंश था उसको, व गंग वंश को, सभी के शासक को ये हराए दोस्त। इसीलिए इनको सबसे महानतम शासक माना जा रहा है। अपने जो हम लोग का भारत के जो दक्षिण साम्राज्य है उसको तो छोड़िए, ये श्रीलंका के भी राजा को हराते हैं दोस्त। इसीलिए जो गोविंद तृतीय है इसको राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान या शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्त। इनका उपाधि क्या है? तो जगतुंगा। क्या क्या उपाधि दोस्त? जगतुंगा, कृति नारायण, जनवल्लभ, त्रिभुवन नाधव, त्रिभुवनाधव, प्रभुत्व वर्षा। तो जो सबसे फेमस जो इनका उपाधि है तो ये प्रभुत्व वर्षा को जरूर याद रखिएगा। श्री वल्लभ, ये सब इनका क्या है? उपाधि। जगतुंगा, कृति नारायण, जनवल्लभ, त्रिभुवन नाधव, प्रभुत्व वर्षा और श्री वल्लभ, ये सब इसका क्या है दोस्तों? तो उपाधि जरूर याद रखिएगा। अगला प्रमुख शासक है अमोघ वर्ष। इसका जन्म कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्त? श्री भवन नामक स्थान पे। कहाँ हुआ था? सैनिक छावनी में हुआ था, याद रखिएगा। ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इसी के समय मतलब यही जो है ये कन्नड़ में कवि राजमार्ग का रचना किया था। एक पुस्तक है
कवि राजमार्ग, तो कवि राजमार्ग का रचना करने वाला कौन है? अमोघ वर्ष। इसी के समय दो और विद्वान हुए, जिनसेन और महावारीचार्य। जिनसेन और महावारीचार्य, याद रखिएगा दोस्त। तो जिनसेन का पुस्तक का नाम क्या है? तो आदि पुराण। जिनसेन का पुस्तक का नाम क्या है? आदि पुराण, याद रखिएगा दोस्त। और महावारीचार्य का पुस्तक का नाम क्या है? गणित सार संग्रह। महावारीचार्य का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है दोस्त? गणित सार संग्रह, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए कुछ और थोड़ा सा बच गया राष्ट्रकूट वंश के बारे में तथ्य, उसको देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि इनका उपाधि क्या क्या था, तो नृपतुंगा, अतिशय धवल, और फिर क्या है? सेंदा, महाराजा सेंदा, याद रखिएगा दोस्त। और ये तुंगभद्रा नदी के नदी में ही क्या कर लेते हैं? जल समाधि ले लेते हैं, यानी कि वहीं पे जल में घुस के अपना प्राण त्याग देते हैं दोस्त। कौन? तो याद रखिए किस किस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत प्रतापी राजा था। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि ये किस में अपना प्राण त्याग देते हैं या तो क्या करते हैं? तो जल समाधि ले लेते हैं, याद रखिएगा। और अरबी अरबी शास्त्र यहाँ पे लिखा गया है, पर यहाँ पे अरबी यात्री होगा दोस्त। तो जो अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष के राज्य को क्या कहा था? विशाल काल कहा था। क्या कहा था दोस्त? विशाल काल। और अपने भाषा में इसको क्या कहा था? बलहर। क्या कहा था दोस्त? बलहर, याद रखिएगा। अरबी शास्त्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष के शासन काल को क्या कहा? विशाल काल, या तो अपने भाषा में क्या लिखा था? बलहर। क्या लिखा था दोस्त? बलहर। अगर हम लोग अन्य प्रमुख शासक के बारे में देखें तो क्या है? इंद्र तृतीय। इसी के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। अरब यात्री होना चाहिए। तो अरब का रहने वाला अल मसूदी भारत आया था, ये याद रखना है। किसके समय पे? इंद्र तृतीय के समय पे। और अगर हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण वंश देखें तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कि कल्याणी का चालुक्य वंश के संस्थापक जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था कर्क, हम लोग इसके बारे में अभी भी जिक्र किए थे कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क को हराने के बाद कल्याणी का चालुक्य वंश का स्थापना किया गया। याद रखिएगा दोस्त। तो कौन हरवाए थे? तैलप द्वितीय। कौन हराया था राजा कर्क को? तो तैलप द्वितीय, जरूर याद रखिएगा दोस्त। और एक याद रखना है कि जो एलोरा का गुफा है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन किया था? तो फ्रांसीसी यात्री थिवेनेट किया था। कौन किया था दोस्त? थिवेनेट किया था। कब किया था? 17वीं शताब्दी में। कब किया था दोस्तों? 17वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा तरीका से कौन कौन सा चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश का सारा तथ्य खत्म हुआ दोस्त। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर इसमें तथ्य भी बहुत ज्यादा था दोस्त। तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, कौन किया था? तो तैलप द्वितीय। कल्याणी का चालुक्य वंश का स्थापना कौन किया था? तैलप द्वितीय। राजा कर्क को उसका पद से हटाने के बाद या उसका हत्या करने के बाद ये राजा बना था कौन? तैलप द्वितीय। किस वंश का स्थापना किया था? कल्याणी का चालुक्य वंश। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तैलप द्वितीय ने किस राष्ट्रकूट नरेश को हराया था? तैलप द्वितीय ने किस राष्ट्रकूट नरेश को हराया था? तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कौन था? कर्क द्वितीय। कौन था दोस्त? कर्क द्वितीय था, जिसको तैलप द्वितीय ने हराने के बाद चालुक्य वंश का स्थापना किया था। कहाँ का चालुक्य वंश? तो कल्याणी का चालुक्य वंश, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोरतुंग की प्रसिद्ध रचना, क्या बोला गया दोस्त क्वेश्चन में? मोरतुंग की प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिससे चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है? जिससे किसके बारे में जानकारी मिलता है दोस्त? बोला गया है चालुक्य वंश का। तो किससे? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि नाम का पुस्तक है, जिससे क्या किस चीज के बारे में पता चलता है? चालुक्य वंश के बारे में। इसके बारे में लिखा कौन है? मोरतुंग, याद रखिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कल्याणी नगर को किस चालुक्य शासक ने बसाया? क्या है दोस्त प्रश्न कि जो कल्याणी का नगर है, कल्याणी नगर, उसको किसने बसाया था? तो याद रखिएगा जयसिंह द्वितीय ने। कौन बसाया था दोस्त? जयसिंह द्वितीय। तो जयसिंह द्वितीय का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। ये 1015 से लेके 1042 ईस्वी तक शासन किया था। 1015 से लेके 1042 ईस्वी तक शासन किया था दोस्त, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न याद रखिएगा। किस शासक ने राजधानी मान्यखेत से अपना राजधानी कल्याणी स्थानांतरित कर दिया?
तो याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम। कौन है दोस्तों वो? सोमेश्वर प्रथम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज प्रश्नों का संख्या ज़्यादा है, 40 टोटल प्रश्न करेंगे दोस्त। आगे बोला गया है कि जो सोमेश्वर प्रथम ने चोलों से हारने के बाद किस नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? तो याद रखिएगा दोस्त, कौन सा नदी था ये? तुंगभद्रा नदी। किस नदी में डूब के आत्महत्या कर लिया था? तुंगभद्रा नदी में। कौन किया था? सोमेश्वर प्रथम। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कल्याणी का चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो कल्याणी का चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठम या षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ, ये भी याद रखना दोस्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य षष्ठ ने त्रिभुवन मल की उपाधि धारण की थी, वे किसके भाई थे? जो विक्रमादित्य षष्ठ है, ये किसके भाई हैं? ये पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा सोमेश्वर द्वितीय, ये सोमेश्वर प्रथम का ही पुत्र है। ये जब राजा बनता है तो इसको राजा से हटाने के बाद कौन बना राजा? विक्रमादित्य चतुर्थ, माफ कीजिएगा विक्रमादित्य षष्ठ। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रम देवचरित के रचयिता विक्रम देवचरित के रचयिता राजकवि बिल्हन किसके दरबार में थे? राजदरबारी बिल्हन किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बिल्हन और कलहन अलग है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ, ये तो हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षर की रचना, प्रसिद्ध, देखिए नाम याद रखिएगा दोस्त पुस्तक का, क्या नाम है पुस्तक का? मिताक्षर। मिताक्षर क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। इसके लेखक कौन है दोस्त? विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत याद रखिएगा दोस्त, ये हुआ था 1076 ईस्वी में। कब हुआ था? चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत 1076 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य किस नदी के तट पर तुला पुरुषदान यज्ञ किया था? कौन सा यज्ञ है दोस्त? तुला पुरुषदान। किस नदी के तट पे किया था? तो याद रखना है नर्मदा नदी। किस नदी के तट पे किया था दोस्त? नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? कहाँ का चालुक्य वंश पूछा गया है? वेंगी का। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्त? विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन, ये भी याद रखिएगा। ये कौन है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के भाई हैं। पुलकेशिन द्वितीय के कौन है दोस्त? भाई, जरूर याद रखिएगा। जब पुलकेशिन द्वितीय हार जाता है उसके बाद ये जाके वेंगी का चालुक्य वंश का स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। वेंगी के चालुक्य वंश का विस्तार किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच था? तो किन दो भौगोलिक के क्षेत्रों के बीच था? तो आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के बीच में था दोस्त। किसके बीच में था वेंगी का चालुक्य वंश? आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राजा ने वेंगी के शासन दानावर्ण की हत्या की थी? किस राजा ने वेंगी के शासक दानावर्ण की हत्या की थी? तो याद रखिएगा कौन था दोस्त? जटाचोट भीम। कौन था? जटाचोट भीम, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दानवर्णा का पुत्र शक्तिवर्मन और शिलादित्य किस चोल राजा के शरण ली थी? तो याद रखिएगा राजराजा प्रथम। कौन था दोस्त? वो राजराजा प्रथम, जिसका वो लोग शरण में गया था जब उसका पिताजी दानवर्ण का हत्या हो गया था। दानवर्ण का हत्या कौन किया था? तो अभी इसका नाम पढ़े पिछले क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विमलादित्य के पुत्र राजा राज द्वितीय का विवाह चोल राजा राजेंद्र प्रथम, ये क्या बोला गया है? राज राजा द्वितीय का विवाह चोल राजा राजेंद्र प्रथम की किस पुत्री से हुआ था? अमंगा देवी। किससे हुआ था दोस्तों? अमंगा देवी से, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। किस शासक ने वेंगी के चालुक्य वंश में चोल साम्राज्य को पूरी तरह से विलय कर दिया? तो राजराजा द्वितीय। कौन किया था दोस्त? राजराजा द्वितीय ने वेंगी का चालुक्य वंश को किस में विलय कर दिया? चोल साम्राज्य में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? तो बदामी या वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? बदामी या वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो जयसिंह। कौन है दोस्तों? जयसिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वतापी बगालकोट कर्नाटक को अपनी राजधानी किसने बनाया? जो वतापी है इसको अपना राजधानी कौन बनाया दोस्त? तो याद रखिएगा जयसिंह। कौन बनाया? जयसिंह। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बदामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखना है पुलकेशिन प्रथम। कौन है दोस्तों? पुलकेशिन प्रथम को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस चालुक्य शासक ने वतापी का निर्माणकर्ता कहा जाता है? यानी वतापी का गठन करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा दोस्त कौन है? कृतिवर्मन प्रथम। कौन है जो वतापी को स्थापित किया था? कृतिवर्मन। जैसे मैंने आप लोगों को मगध को बताया था कि मगध का संस्थापक कौन है? वृहद्रथ, वैसे ही वतापी का संस्थापक कौन है? तो कृतिवर्मन प्रथम। याद रखिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कृतिवर्मन प्रथम ने किस द्वीप पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा गोवा। कौन सा? रेती द्वीप को अधिकार कर लिया था। और वो उसके क्षेत्र में कौन आता था? गोवा। तो इसको भी इस पे भी अधिकार हो गया था। कौन सा युद्ध के बाद इस पे अपना अधिकार किया था? तो इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। बदामी के चालुक्यों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बदामी के
चालुक्य वंश में सबसे शक्तिशाली कौन राजा हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन हुआ दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय। ये वही राजा है जो हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी किनारे हराया था दोस्त? तो ये नर्मदा नदी किनारे हराया था। और इसके बारे में हम लोग को साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रवि कृति के द्वारा संस्कृत में लिखा एहोल प्रशस्ति से। किससे मिलता है दोस्त? एहोल प्रशस्ति से। इसी प्रशस्ति में बताया गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है हर्षवर्धन को हराया था। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध एहोल अभिलेख की रचना किसने की? मैंने अभी अभी बताया कौन किया था दोस्त? रवि कृति। याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? एहोल को। किसको कहा जाता है दोस्त? एहोल को। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पे हराया था? तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, नर्मदा नदी के तट पे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय का बहुत सारा उपाधि था, तो यहाँ पे इसका तीनों उपाधि दिया गया है। सत्याश्रय, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। शरणाश्रय, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर, ये तीनों उपाधि कौन लिया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने किस विदेशी राजा के दरबार में अपना राजदूत भेजा? पुलकेशिन द्वितीय ने किस विदेशी राजा के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो शाह खुसरो द्वितीय। किसके दरबार में भेजा था? शाह खुसरो द्वितीय। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 642 एडी में किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया? इसके बाद ये हार जाता है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का भाई ही वेंगी में जाके वेंगी का चालुक्य वंश का शुरुआत करता है दोस्त। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस राजा ने हराया था? तो जरूर याद रखिएगा दोस्त, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम है जो पुलकेशिन द्वितीय को हराता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है दोस्त? दंतीदुर्ग। कौन है? दंतीदुर्ग। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट की वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है मान्यखेत। कहाँ था दोस्तों? मान्यखेत। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा 16 का निर्माण कौन किया था? तो कौन किया था दोस्त? कृष्ण प्रथम। कौन किया था? कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों के राज चिन्ह में किन दो नदियों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? तो गंगा और यमुना। किसको दर्शाया गया है दोस्तों? गंगा और यमुना। ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और श्रीलंका के राजा को पराजित किया? तो याद रखिएगा गोविंद तृतीय। कौन है दोस्त? वो गोविंद तृतीय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अमोघ वर्ष का जन्म 800 ईस्वी में किस नदी के किनारे एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो नर्मदा नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे हुआ था दोस्त इसका जन्म? नर्मदा नदी किनारे। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध रचना कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? कवि राजमार्ग के लेखक दोस्त याद रखिएगा अमोघ वर्ष है। कौन है दोस्त? अमोघ वर्ष। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष के दरबार में रहने वाले जिनसेन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखिएगा आदि पुराण। किसका रचना किया था दोस्त? आदि पुराण का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अरबी यात्री अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा दोस्त किसके शासन में आया था? इंद्र तृतीय। किसके काल में आया था? इंद्र तृतीय। तो चलिए दोस्त आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का 40वां नंबर का प्रश्न। क्या है? एलोरा के गुफा के सर्वप्रथम उल्लेख किस शताब्दी में, मतलब 17वीं शताब्दी में किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? तो थेविनेट। कौन था दोस्त? वो थेविनेट था जो एलोरा की गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। तो हम लोग का टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है दोस्त। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश के सारे तथ्यों को पढ़ा और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को किया दोस्त। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद दोस्त। डेली मेरे से जुड़िएगा और डेली कुछ ना कुछ नया सीख के जाइएगा दोस्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना प्यार दिखाइएगा दोस्तों। और अगर अपने दोस्तों, अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा हो, आप लोग को लगता है कि ये कमेंट, मतलब ये जो सेशन था आप लोग के दोस्तों तक भी पहुंचना चाहिए, तो उनको भी शेयर कीजिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।